तो आज के इस वाले लेक्चर से हम लोग पढ़ेंगे पाइथन के बारे में। हमने पिछले लेक्चर्स में डेटा साइंस के बेसिक्स को और एनाकोंडा एंड जुपिटर के बारे में बहुत कुछ सीखा है और हम ये समझ चुके हैं कि हम उनके संग कैसे काम करने वाले हैं। लेकिन आज की इस वाली वीडियो से हम पाइथन के ऊपर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाइथन ही क्यों। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों ने पाइथन पहले ही कर रखी होगी, उसके अंदर अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स भी बना रखे होंगे। लेकिन हम इस कोर्स में डीपली पाइथन नहीं पढ़ने वाले हैं, हम उन सारे मेजर कंपोनेंट्स को पढ़ेंगे जो आने वाले सेक्शन में हम यूज़ करने वाले हैं ऑफ पाइथन टू राइट द कोड। हम सबसे पहले पाइथन के बारे में ये बात कर लेते हैं कि पाइथन ही क्यों? पाइथन एक डायनामिक टाइप लैंग्वेज है, जिसका मतलब होता है कि हमें इसमें एक्सटेंसिवली वेरिएबल का टाइप डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे अगर आप में से किसी ने भी सी या सी प्लस प्लस के अंदर कोड लिखा होगा, तो वहाँ पे हमें वेरिएबल को डिफाइन करना पड़ता है कि वो इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है या फिर एक स्ट्रिंग है। लेकिन पाइथन ऐसा नहीं कहती। पाइथन में हम डायरेक्टली वेरिएबल के नेम के अंदर हम कुछ भी वैल्यू को डाल देंगे और एंड उस वैल्यू के अकॉर्डिंग वो अपने डेटा टाइप को डिफाइन कर लेगा, जो कि कोड लिखना बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट कर देता है। सेकंड, सिंपलिसिटी एंड रीडेबिलिटी। पाइथन एक बहुत सिंपल और रीडेबल लैंग्वेज जिसको लिखना और पढ़ना दोनों ही काफी ज्यादा आसान है। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पाइथन के अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज का सपोर्ट आता है, जैसे numpy, पांडा, scikit-learn। एवरीथिंग इज इन पाइथन, जिसका हम यूज करके डेटा साइंस सीख सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे numpy के बारे में। numpy, सो numpy क्या है? numpy एक पाइथन की लाइब्रेरी है जिसके अंदर हम फास्ट कंप्यूटेशंस कर सकते हैं। लाइक पाइथन पहले से ही बहुत ज़्यादा बदनाम है अपनी स्लो स्पीड के लिए। सब कहते हैं पाइथन बहुत ज़्यादा स्लो है, जो कि ट्रू भी है। इसके कंपैरिजन में सी प्लस प्लस या सी बहुत ही ज़्यादा फास्ट होते हैं, क्योंकि वो मशीन कोड के बहुत ज़्यादा पास होते हैं। और इसी दिक्कत को दूर करने के लिए पाइथन के अंदर हमें एक पैकेज प्रोवाइड होता है जिसका नाम है numpy। numpy हमें हेल्प करता है हम फास्ट कंप्यूटेशन कर पाएँ एरेस के ऊपर या किसी भी वैल्यूज़ के ऊपर इन पाइथन। इसके बाद हम बात करेंगे पांडास के बारे में। पांडास भी एक लाइब्रेरी है जो कि हमें यूज़ करती है डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट से डाटा को रीड करने में, राइट करने में। लाइक सीएसवी फाइल से हम कैसे डाटा को रीड कर सकते हैं, उसमें राइट कर सकते हैं, एक्सेल के डॉक्यूमेंट में कैसे डाटा रीड राइट कर सकते हैं। फॉर दैट पर्पस वी यूज़ पांडास। थर्ड लाइब्रेरी के बारे में बात करेंगे हम, वो है मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न। ये 2 अलग-अलग लाइब्रेरीज़ हैं और इन दोनों का यूज़ हम डेटा विजुअलाइज़ेशन के लिए करते हैं। हम इनके थ्रू डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स बना सकते हैं, चार्ट्स बना सकते हैं, पाई चार्ट बना सकते हैं, हिस्टोग्राम बना सकते हैं और इनका यूज़ करके हम किसी भी डेटा को विजुअलाइज़ कर सकते हैं। फॉर दैट रीज़न वी यूज़ मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न। इसी के साथ हम और भी बहुत सारी लाइब्रेरीज़ के बारे में जानेंगे, जैसे scikit-learn क्या होता है, पाइटॉर्च क्या होता है, वो सब लाइब्रेरीज़ हमें पाइथन के अंदर डेटा साइंस परफॉर्म करने के लिए हेल्प करती हैं। सो या दैट्स व्हाई वी विल यूज़ पाइथन, क्योंकि पहले से ही वो बहुत आसान है, वेल डिफाइंड है। उसके अंदर जितने भी लाइब्रेरीज़ एंड पैकेजेस प्रोवाइडेड हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सालों से ट्रस्टेड हैं एंड बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो फटाफट है तुम लोगों को अपनी डेस्कटॉप पे जाना है, वहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेना है डेटा साइंस नाम से। जितनी भी हम अपनी पाइथन नोटबुक बनाएँगे, वो इस पर्टिकुलर फ़ोल्डर के अंदर बनाने वाले हैं, ताकि सारा कोड जो है वो ऑर्गनाइज़ रहे। एंड इसके अंदर आके हम टर्मिनल को ओपन कर लेना है एंड हमें सीडी कर लेना है इस पर्टिकुलर फ़ोल्डर के लोकेशन के अंदर। तो देख सकते हो इस वाली लोकेशन के अंदर आ चुका हूँ। अगर तुम विंडोज़ में हो तो आपको मैनुअली कॉपी करके पाथ को यहाँ पे प्रिंट कर देना है और सीडी लिख देना है उससे पहले, जिससे आप टर्मिनल के अंदर उस फ़ोल्डर के अंदर आ जाएँगे। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे आके मुझे लिखना है जुपिटर लैब। देख सकते हैं जैसे मैंने जुपिटर लैब लिखा, यहाँ पे जुपिटर लैब ओपन हो चुका है और इसके अंदर एक टर्मिनल भी खुल चुका है। उस टर्मिनल के अंदर तुम देख सकते हो हम पर्टिकुलरली उसी फ़ोल्डर के अंदर है, डेटा साइंस फ़ोल्डर के अंदर। मतलब हम यहाँ पे जो भी आईपाइथन नोटबुक बनाएँगे वो उस फ़ोल्डर के अंदर बनने वाली है। तो इसे मैं पहले कट कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो तुम हमारे जो अलग-अलग एनवायरनमेंट है उनके हिसाब से भी हमें सजेस्ट कर रहा है नोटबुक बनाने के लिए, कि हम किस एनवायरनमेंट के अंदर अपनी नोटबुक बनाना चाहते हैं। यहाँ पे हमारा बेस एनवायरनमेंट है और यहाँ पे वो वाला एनवायरनमेंट है जो हमने पिछली वीडियो में बनाया था मनीष ईएनवी। तो अभी तो हम बेस एनवायरनमेंट के अंदर काम करेंगे। बेस एनवायरनमेंट के अंदर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने एक अपनी आईपाइथन नोटबुक बना ली है। अब मैं बात करना चाहूँगा सबसे पहले वेरिएबल्स को डिफाइन कैसे करते हैं हम पाइथन के अंदर। बहुत सिंपल है, मैं लिख सकता हूँ ए, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए इक्वल टू 10 और इसको शिफ्ट रन कर सकता हूँ। शिफ्ट रन करके मैं अगले सेल के अंदर आ जाऊँगा। अगर मैं यहाँ पे जाके अ, अगर मैं ऊपर वाले सेल में जाके कंट्रोल रन करता हूँ, तो मैं इसी सेल के अंदर रहूँगा। ये सेल एग्ज़ीक्यूट हो जाएगा लेकिन मैं इसी सेल के अंदर रहूँगा। और लेकिन अगर मैं इस पे जाके शिफ्ट एंटर करता हूँ, शिफ्ट एंटर करूँगा तो देख सकते हो मैं अगले सेल के अंदर आ चुका हूँ। तो अगर तुम चाहते हो कि अगले सेल के अंदर आ जाओ तो शिफ्ट एंटर दबाना, और अगर चाहते हो सिर्फ़ वो सेल एग्ज़ीक्यूट हो जाए तो कंट्रोल एंटर प्रेस करना। ओके, अगले सेल में मैं मान लो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ b इज़िकल्स टू 10 और इसे रन करते हैं और देखते हैं ए प्लस बी क्या रिजल्ट देता है। यहाँ पे 20 रिजल्ट आ चुका है, नो सरप्राइजेस। यहाँ पे तुम लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी, अगर तुम वीएस कोड के अंदर कोड को रन करते तो क्या खाली ए प्लस बी लिख के रिजल्ट हमें शो होता? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जुपिटर नोटबुक और जुपिटर लैब हमें ये फीचर प्रोवाइड करता है, जहाँ पे हम बिना प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके भी जो भी कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन करेंगे उसका रिजल्ट हमें ऑटोमेटिकली प्रिंट होके दिख जाएगा। मैं यहाँ पे अगर प्रिंट
ए प्लस बी लिखता एंड देन से एग्जीक्यूट करता, दोनों बात सेम है, मुझे प्रिंट लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इससे मेरा काफ़ी सारा टाइम बच जाएगा। ओके, तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पे मैंने ए को 10 डिफाइन करा, बी को भी 10 डिफाइन करा, तो जो पाइथन है उसने ऑटोमेटिकली समझ लिया कि जो भी वेरिएबल है उसके अंदर हमने 10 वैल्यू दी है, इसका मतलब वो एक इंटीजर है, ये ऑटोमेटिकली ही खुद से कैलकुलेट करके खुद ही समझ जाएगा कि ये एक इंटीजर है। और मैं यहाँ पे दोबारा भी लिख सकता हूँ, ए इज इक्वल्स टू, मान लो मैं यहाँ पे लिख दूँ मनीष। अब मैं यहाँ पे मनीष लिख दूँगा, जैसे मैं यहाँ पे एंटर दबाऊँगा, मैं देख सकते हो अगली सेल के अंदर आ चुका हूँ। अब मैं ए को यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ, यहाँ पे मनीष आ चुका है। सो तुम लोग देख सकते हो, तो पहले ए का जो डाटा टाइप था वो एक इंटीजर था और देन मैंने उसके अंदर एक स्ट्रिंग पास कर दी, तो उसका डाटा टाइप चेंज होके एक स्ट्रिंग बन चुका है। इसको चेक करने के लिए हम कर सकते हैं टाइप ए, ये एक प्रीडिफाइंड फंक्शन होता है। इस टाइप फंक्शन के अंदर हम जिस भी वेरिएबल का नाम लिखेंगे उसकी हमें डाटा टाइप पता चल जाएगा। ए लिखता हूँ और यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। यहाँ पे तुम देख सकते हो एसटीआर प्रिंट हुआ। एसटीआर का मतलब क्या है? स्ट्रिंग। अगर मैं यहाँ पे उसको चेक करूँ, मान लो मैं ए को यहाँ पे प्रेस करूँ और यहाँ पे मैं बी को हटाता हूँ 2 मिनट के लिए और यहाँ पे लिख दूँ टाइप ऑफ ए। यहाँ देख सकते हो तुम, यहाँ पे जो ए का टाइप था वो एक इंटीजर था। फिर मैंने उस ए के अंदर स्ट्रिंग डाल दी और अब उस ए का टाइप क्या हो चुका है? एसटीआर। देख सकते हो कितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है। अगर अगर कोई और लैंग्वेज होती तो पक्का अब तक एरर थ्रो कर देती, लेकिन इसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करा। इसने सिचुएशन के हिसाब से डेटा टाइप को चेंज कर दिया। सो या बहुत सारे फीचर प्रोवाइड करती है। और या अगर हमें कुछ भी प्रिंट करना है तो हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ये भी एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। इसके अंदर हम जो भी वैल्यू पास करेंगे, जो भी वेरिएबल पास करेंगे, ये उसको प्रिंट कर देता है। हालाँकि जुपिटर लैब और जुपिटर नोटबुक में हमें इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है, लेकिन फिर भी ओवरऑल ये हर जगह काम आएगा ही, तो इसलिए मैंने तुमको को बता दिया। एंड पाइथन के अंदर एक और चीज़ होती है, हमें सेमीकोलन लगा के अपनी लाइन को एंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगाता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, देख सकते हो रन हो चुका है। लेकिन अगर मैं सेमीकोलन ना भी लगाऊँ तो भी ये कोई भी एरर थ्रो नहीं करने वाला है, ये वैसे भी रन हो जाएगा। तो अब तक हम लोगों ने वेरिएबल्स के बारे में देखा, हम वेरिएबल को कैसे डिफाइन करते हैं, डेटा टाइप के बारे में देखा, कैसे पाइथन डेटा टाइप को अपने अंदर स्टोर करता है। तो मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, मान लो सी मैं यहाँ पे लिख दूँ 8.44। सो यहाँ पे देखो मैं एंटर करता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ टाइप ऑफ सी और यहाँ पे देख सकते हो टाइप जो है सी का वो फ्लोट हो चुका है। लेकिन अगर अब मैं चाहूँ एक पर्टिकुलर वेरिएबल के टाइप को चेंज करना, मान लो गलती से मैंने सी के अंदर नंबर दे दिया 4545, लेकिन मैंने ये इन्वर्टिस कॉमा के अंदर दे दिया तो एक स्ट्रिंग बन चुका है और मैंने यहाँ पे डी भी बना दिया है। डी के अंदर भी मैंने क्या करा, दे दिया नंबर 1000। सो यहाँ पे क्या ये स्ट्रिंग है। अगर मैं यहाँ पे सी प्लस डी रख के प्रिंट कराऊँ तो इसने इन स्ट्रिंग को क्या करा, कॉन्कैटिनेट कर दिया 4545100000। लेकिन मैं क्या चाहता था कि ये प्लस हो जाए, मुझसे गलती से ये स्ट्रिंग डिफाइन हो गया था। तो मैं इसको एक्सटेंसिवली क्या कर सकता हूँ, इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो उसके लिए मैं करूँगा इंट लिखूंगा और उसके अंदर पास कर दूंगा सी को और देन यहाँ पे प्लस लिख के इंट पास कर दूंगा मैं यहाँ पे डी को और इसको रन करूँ तो देख सकते हो अब ये प्लस हो चुका है। तो हम ये इस तरीके से डेटा टाइप को चेंज भी कर सकते हैं। हम इंट के अंदर सी ले देंगे तो वो इंटीजर में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे फ्लोट लिख देता है वो फ्लोट में कन्वर्ट हो जाता। लाइक मैं यहाँ पे दिखाता हूँ तुम लोगों को, अगर मैं सी इज इक्वल टू 10 लिखूँ तो कायदे में तो ये एक इंटीजर है। यहाँ पे देखता हूँ टाइप ऑफ सी इंटीजर आ रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ फ्लोट सी, यहाँ पे 10.0, यहाँ पे देख सकते हो उसने एक्सटेंसिवली पॉइंट जीरो को ऐड कर दिया ताकि ये क्या है जो सी ए कन्वर्ट हो जाए फ्लोट में। तो अगर मैं यहाँ पे अब इस फ्लोट सी का टाइप देखूंगा तो फ्लोट ही आएगा। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ तुम लोगों को, टाइप ऑफ फ्लोट सी। यहाँ पे फ्लोट सी का टाइप क्या है, फ्लोट आया, तुम लोग देख सकते हो। सो या इस तरीके से हम टाइप कास्टिंग कर सकते हैं, टाइप्स को चेंज कर सकते हैं, डेटा टाइप को डिफाइन कर सकते हैं और वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं, जिसके डेटा टाइप जो है वो वैल्यू जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं उस इंटीजर के अंदर स्टोर कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली ही कंसीडर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ही डिफाइन हो जाएगा। सो या आज की इस वाली वीडियो में इतना ही रखते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने देखा वेरिएबल्स किस तरीके से डिफाइन होते हैं, डेटा टाइप किस तरीके से उनके असाइन होते हैं, हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं किसी वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है, और फोर्थ हम टाइप कास्टिंग कैसे कर सकते हैं, हम एक टाइप को दूसरे टाइप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो या मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।